गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का टॉपिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। बेस थ्योरम किसके ऊपर बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या कहता था कि पर्टिकुलर किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना जब अनदर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज़ बीन अकर। तो इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फर्दर रिवाइज करा गया कुछ न्यू इन्फॉर्मेशंस को लेकर, उसके इफ़ेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए उसे रिवाइज करा गया। और उसे रिवाइज करने की जो प्रोसेस है उसे ही क्या नाम दिया गया? बेस थ्योरम का नाम दिया गया। ये थ्योरम ब्रिटिश मैथमेटिशियन थॉमस बेस ने इन्वेंट करी थी 1763 के अंदर, और इसी के नाम के ऊपर इस थ्योरम का नाम क्या रखा गया? बेस थ्योरम। सो बेस थ्योरम को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम रिवर्स लिखते हैं। बहुत सारे इवेंट्स गिवन होंगे आपको, और उनमें से पर्टिकुलर किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना व्हेन द इवेंट ए हैज़ बीन अकर्ड। ए इवेंट क्या है? एक कोई भी एक आर्बिट्री इवेंट होगा जिसके अंदर हम डिफरेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। व्हेन ए क्या है? has occurred with the conditional probability of A when particular that event E has been occurred। तो बेस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेस थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि आपको E1, E2 अप टू En तक आपको इवेंट्स दिए गए हैं, और ये इवेंट्स कैसे हैं? दीज इवेंट्स आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। और इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? ग्रेटर देन 0 होगी। और एक और इवेंट है ए। वो कैसा इवेंट है? आर्बिट्री इवेंट है। उस आर्बिट्री इवेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या होगा? दैट विल नॉट बी इक्वल टू द 0। इट मीन्स उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। और उस केस में हम क्या कहेंगे कि अगर ये दो कंडीशंस गिवन हैं तो बेस थ्योरम आपको क्या कहेगी? probability of event EI when A has been occurred equal to probability of EI multiply probability of A when EI has been occurred divided by जितने इवेंट्स दिए हुए थे उन सब इवेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम अलग अलग इवेंट्स का। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का अलग, E2 का अलग, अप टू En तक का अलग, उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ arbitrary event A when that particular event has been occurred। It means कि आपने इस पूरे को डिवाइड करना है किससे? probability of EI multiply probability of A when E1 has been occurred plus probability of E2 multiplied by probability of event A when E2 has been occurred up to the last event probability of En multiplied by probability of event A when En has been occurred। और इसको हम कैसे लिखेंगे? ऊपर तो वही आ गया कि probability of EI multiply probability of A when EI has been occurred, उसको हमने डिवाइड करा इन सब का समेशन करके। तो समेशन ऑफ I is equal to 1 से लेकर n तक किसका समेशन कर रहे हैं? probability of EI multiply probability of A when event EI has been occurred। ये पूरी बेस थ्योरम की स्टेटमेंट है। पेपर में नॉर्मली क्वेश्चन कैसा आ जाता है? स्टेट एंड प्रूफ द बेस थ्योरम। तो उस पर आपने पहले इंट्रोडक्शन देनी है, फिर आपने स्टेटमेंट देनी है, उसके बाद आपने इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट करी। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या करना है? आपको क्या क्या गिवन था? E1, E2 अप टू En इवेंट्स गिवन थे। ये कैसे इवेंट्स थे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे। इन सब को यूनियन हमने कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? हमारा S, जिसे हमने क्या नाम दिया है? सैम्पल स्पेस का नाम दिया है। तो ये हमारा S हो गया जिस पे हमने सारे इवेंट्स का यूनियन लिखा। फिर जो आर्बिट्री इवेंट है वो किसका पार्ट होगा? उसी सैम्पल स्पेस का ही एक पार्ट होगा। तो उस ए को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा? सैम्पल स्पेस एस इंटरसेक्शन ए। तो इसको किसके इक्वल लिखा हमने? सैम्पल स्पेस एस की जगह पर हमने ये सारी इवेंट्स के साथ जो हमने यूनियन लिखा था वो वैल्यूज़ को लिख दिया इंटरसेक्शन ए। अब ये हमने खोल दिया थ्योरम के बेस पर। तो थ्योरम को खोलने के बाद हमारे पास क्या आ गया? E1 intersection A union E2 intersection A union up to the last event En intersection A। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A। यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा और इस पर भी प्रोबेबिलिटी लग जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A प्लस सारे यूनियन के साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो इंटरसेक्शन के साथ हमने लिखा है उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी वर्ड ऐड हो जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि दिस विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ event E1 multiplied by probability of event A when E1 has been occurred। probability of E2 intersection A किसके इक्वल होता है, probability of E2 multiply probability of A when E2 has been occurred। सेम probability of En intersection A किसके इक्वल होता है, probability of En multiply probability of event A when E has been occurred। अब इसकी प्रोबेबिलिटी को हमने कॉन्क्लूड कैसे करना है, यहाँ पर सम हो रहा है तो हमने इसको समेशन के साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर m तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ अलग अलग इवेंट E1 E2 E3 की जगह हमने क्या लिख दिया, EI। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EI हैज़ बीन अकर्ड। अब हमने बेस थ्योरम को फाइंड आउट करना है, तो बेस थ्योरम में हमें क्या कैलकुलेट करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI व्हेन A हैज़ बीन अकर्ड किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन EI हैज़ बीन अकर्ड डिवाइडेड बाय, आपने ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकाली है, यानी कि सारी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़, ये जो हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज़ बीन अकर्ड, इसे क्या कहा जाता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो इन सारी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ का आपने क्या कर दिया, यहाँ पे समेशन कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अंदर। इट मीन्स कि ये हमारा मेन फार्मूला बन गया बेस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए। दो इम्पॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है कि बेस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंडीशन है कि जितने भी इवेंट्स आपको गिवन होंगे वो सारे इवेंट्स कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। और जितने भी इवेंट्स आपको E1 E2 अप टू En इवेंट्स गिवन होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। नाउ important terms आपको क्या क्या given था, probability of EI, it may be the probability of E1, maybe the probability of E2, maybe that it will be the probability of E3 E4 up to En। ये आपकी सिंपल क्या कहलाती है, these are called the simple probabilities given हैं, जिन्हें हम टेक्निकल टर्म्स में क्या नाम देते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ का नाम दिया जाता है। बेस थ्योरम के कंटेक्स्ट में इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ जो आपको गिवन होती हैं दैट आर कॉल्ड द प्रायर प्रोबेबिलिटीज़। फिर जब आपने उस प्रोबेबिलिटी को पर्टिकुलर आर्बिट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जब वो पर्टिकुलर इवेंट हैकर्ड हो चुका होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हो तो इसको कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। किसकी, प्रायर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन पर्टिकुलर एंड इवेंट ई हैज़ बीन अकर्ड। तो ये प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका क्या बनता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी बनता है। और जो आप ये बेस थ्योरम के थ्रू निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन ए हैज़ बीन अकर्ड, जिसे हम रिवाइज प्रोबेबिलिटी का भी नाम देते हैं, और इसे हम पोस्टीरियर, क्योंकि ये कुछ चेंजेस करने के बाद प्रोबेबिलिटी को निकाला गया है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। सो इट इज़ ए प्रायर प्रोबेबिलिटी, इट इज़ ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। और ये हमारा क्या है, रिवाइज प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये आपका आर्टिकल था बेस थ्योरम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल में भी। थ्योरी के लिए मैक्सिमम आता है ये कैसे, स्टेट एंड प्रूव द बेस थ्योरम। तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है, पहले ऊपर आपको इंट्रोडक्शन देनी है, फिर स्टेटमेंट, फिर प्रूफ, और फिर नीचे कंक्लूजन की फॉर्मेट के अंदर आपने ये रिजल्ट को बताना है।